स्टाफ रूम में गर्मागर्म बहस चल रही थी। मुझे देखकर क्षण भर को सन्नाटा खिंच गया। मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं हूं। तभी मिसेस झा ने कहा, लो, ये आ गई मिस स्मार्टी, इन्हें भेज दो। बहुत काबिल आइटम है, कैसी भी सिचुएशन को बड़ी ब्रेवली हैंडल करती हैं। मिसेस सक्सेना मुंह बनाकर बोली, वो दिन गए मिसेस झा, अब तो ये मिस प्रिविलेज्ड हैं, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों हो रही है? मैंने आखिर पूछ ही लिया। अरे हम गरीब क्या कृपा दृष्टि करेंगे? कृपा दृष्टि तो आप पर मैम की है, इसीलिए तो आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, खासकर संडेज को। मिसेस सक्सेना कुटिलता से आंखें नचाकर बोली, कुछ पता भी तो चले कि माजरा क्या है। मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। उत्तर में सबने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। बड़ी देर बाद जो मेरी समझ में आया उसका सार ये था कि शुक्रवार को एमए फाइनल की लड़कियां अजंता एलोरा के ट्रिप पर जा रही हैं, पर इंचार्ज मिसेस गुप्ता के ससुर जो आज अचानक कूच कर गए, अब सवाल ये है कि उनके स्थान पर किसे भेजा जाए। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थीं। मिसेस सक्सेना की बिटिया वायरल में पड़ी थी। रविवार को किरण के देवर की सगाई थी। मिसेस कृपाल की सास पैर में प्लास्टर बंधवाकर पड़ी थी। खंडेलवाल के पूरे दिन चल रहे थे और दासगुप्ता के दोनों बच्चों के सोमवार से टर्मिनल शुरू हो रहे थे, और बिसारियां वो तो पहले से ही छुट्टी पर थी। स्टाफ में 2-3 अति बुजुर्ग सदस्य थीं जिन्हें इस मिशन पर भेजना बेकार था। एकाएक मुझे याद आया, विभा तो जा रही है ना, पर उसके जाने पर क्या, वो तो खुद एक बच्ची है, लड़कियों को क्या संभालेगी? कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी तो साथ होना चाहिए। और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैडम की चहेती जो हो। उनकी सख्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम न सौंपा जाए। देर से शादी करने का ये बड़ा फायदा है, सबकी सिंपैथी मिल जाती है। मैं चकित सी सबको देखती रह गई। ये सब की सब मेरी कुलीग्स थी। सालों से हम साथ काम कर रहे थे। हमेशा कैसी मीठी मीठी शहद घुली बातें किया करती थी। आज पता चला कि इन सब के मन में कितना जहर भरा हुआ है। उन सबके पास व्यवस्थाओं की एक लंबी लिस्ट थी। एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी, पर उनके शब्दों में प्रिविलेज थी। इसीलिए सबकी जबान पर जैसे कांटे उगाए थे। भला हो मिसेस देशपांडे का मेरा पक्ष लेते हुए बोली, अभी तक तो बेचारी बेगार्ड हो रही थी, अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई हैं तो तुम लोगों को जलन क्यों हो रही है? अरे ये तो सोचो, इतनी देर से उसकी शादी हुई है, पति भी साथ नहीं रहते, एक छुट्टी के दिन ही मेल मुलाकात हो पाती है, वो भी तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल करके सबकी सब चुप हो गई, पर सबके चेहरे पर यही भाव था कि इसने देर से शादी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। मिसेस सक्सेना से तो आखिर रहा ही नहीं गया। बोली, आंटी अब साल भर तो हो गया है, इतना तो कोई नई नवेली बहू को भी नहीं सहेजता। मेरा तो जैसे खून खौल उठा। आप लोग यही चाहती हैं ना कि इस बार मैं लड़कियों के साथ जाऊं, तो चली जाऊंगी, इसके लिए इतने ताने उल्हानों की क्या जरूरत है? और मिस्टर हबी, उनका क्या होगा? उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? दैट्स माई प्रॉब्लम। उसी तैश में मैं मैडम के कमरे में चली गई और कह दिया कि मिसेस गुप्ता के ना आने से कोई परेशानी हो रही है तो मैं तैयार हूं। वे कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, इट्स वेरी सपोर्टिंग ऑफ यू। दरअसल मैं तुम्हें बुलाने की सोच ही रही थी। अकेली विभा पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। तो आप इतना संकोच क्यों करती हैं मैम? यू आर द बॉस, आप जैसे कहेंगी, जिसे कहेंगी उसे जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जानती आपके इस सौजन्य से लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी। मैं 4-5 बार उन्हें बतला चुकी हूँ कि वे मिस्टर कश्यप हैं, शर्मा नहीं, पर उन्हें याद ही नहीं रहता। अब तो मैंने टोकना भी छोड़ दिया है। इसलिए उनके सुर में सुर मिलाकर बोली, आप शर्मा जी की चिंता ना करें, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। वे भी सरकारी नौकर हैं, ड्यूटी का मतलब समझते हैं। ओके, एंड गुड लक टू यू। घर लौटते समय मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अच्छा लगा कि मेरे प्रस्ताव के बाद मैडम के चेहरे पर राहत के भाव उभरे थे। पर ईमानदारी की बात यह थी कि उनसे भी ज्यादा राहत का एहसास मुझे हो रहा था। पिछले 2 हफ्ते श्रीमान जी नहीं आए थे। आखिरी बार जिस मूड में गए थे, लगता था इस बार भी नहीं आएंगे। 2 रविवार लगातार मैं स्नेही पड़ोसियों की प्यार भरी पूछताछ से तंग आ गई थी। इस हफ्ते फिर वही सब दोहराना संकट सा लग रहा था। शायद इसीलिए आगे बढ़कर मैंने ही ये जिम्मेदारी ले ली। मुझे एक बहाना चाहिए था, सो मिल गया।
कभी कभी लगता है कि मैंने नाहक ही शादी की। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, ना कोई तनाव ना कोई पछतावा, बस एक शादी की चिंता थी जो मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों को खाए जा रही थी। अपनी भरी पूरी गृहस्थियों के बीच बेचारे एक अपराध बोध के साथ जी रहे थे। बड़े भैया की पिंकी के बीए के कर लेने के बाद तो वो सब जैसे व्यग्र हो उठे। कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी शादी हो जाना लाजमी सा हो गया था। सो श्रीमान कश्यप को घेरा गया। 10 और 12 साल के 2 बच्चों के बाप से शादी करना मेरे लिए कतई रोमांचक नहीं था, पर भाई आशास्व थे और मुझे अपना एक घर मिल गया था। पर उस घर से मैं जुड़ कहाँ पाई, किसी ने मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद 4-5 दिन रही थी, बाद में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी, बस। छुट्टियों में वे मुझे 1 आध महीना घुमाने ले गए। 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया गया। भाइयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी, पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार, लाड दुलार पहली बार ही पाया था मैंने। शादी के बाद भी मैं उसी घर में बनी रही, पर हाँ, मिस्टर कश्यप को जरूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियां यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी, शनिवार रविवार छुट्टी होती। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर में मेरा दाम्पत्य जीवन इसी साप्ताहिक तर्ज पर चल रहा था। उस रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा, सुबह चले जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही, कल सोमवार है, भूल गई हो क्या? सोमवार को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। पर मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था। कल क्यों? आज ही बुला लेती ना। यूं ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो होना चाहिए। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठकर भी अपने बच्चों के ही नहीं, भांजे भतीजों के नाम, मामा मौसियों के जन्मदिन सभी तो याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है क्या? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब से आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया। आपके लिए मुझे 100 बहाने करने पड़े। एक साड़ी मैंने अपनी ओर से खरीद कर अपने आप को उपहार के तौर पर पेश करी। मेरा जन्मदिन आपको याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए, या कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं है। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी। उन्होंने कैलेंडर की ओर नज़र डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी को 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग, आपको याद तो आया। पर आपने इस तरह मुंह क्यों लटका लिया? मैंने रुकने के लिए ज़रूर कहा है, पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड अगर है तो मैं साथ चली चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। मंगलवार को शौनक का गणित का पेपर है, इसीलिए मेरा कल जाना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या एक आध पिक्चर देख सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ ही रह लेंगे। यह प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतने में ही खुश हो जाती, पर आपको तो याद ही नहीं था। आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद रहती है। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सारा सामान आप यहीं से ले गए थे ना? बस एक आपको मेरा जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह ही याद नहीं रहती। बार बार बच्चों का, अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मैं क्या हूं? सिर्फ ज़रूरत। कैसी ज़रूरत, ये भी बताना पड़ेगा क्या? कुछ देर तक कमरे में भीषण स्तब्धता छाई रही। फिर मैंने ही कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे तरजीह नहीं देते ना, जानती हूँ। इसलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए प्रयत्न ही नहीं किया। आश्चर्य तो यह है कि अम्मा जी ने भी कभी आपको इसके लिए जोर नहीं दिया। प्लीज लीव माई मदर अलोन। अरे, मैं उन्हें गाली थोड़े ही दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। कोई भावुक महिला होती तो कहती, बहू तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभालो और मुझे छुट्टी दो। पर वो तो बड़ी प्रैक्टिकल हैं भाई, उन्हें यही व्यवस्था रास आ गई। घर में उनका एक छत्र शासन भी बना रहता है और बेटे को कोई परेशानी भी नहीं होती। वो आदर्श बेटा बना रहता है, आदर्श पिता बना रहता है, और उसकी साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती ही रहती है। आनंद यात्रा? वाह,
तुम क्या सोचती हो? तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवाना हो चला आता हूं। धक। लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घूंसा जड़ दिया हो मेरे। बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जज्ब कर पाई। फिर अत्यंत कसैले स्वर में मैंने कहा, मैं हुस्न परी होती तो 34 साल तक अनब्याही न बैठी रहती और ना ही 2 बच्चों के बाप से शादी करती। यह बात कहने के साथ ही मैं दीवार की ओर मुंह करके लेट गई थी। इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वह जरूर स्याह पड़ गया होगा। वे उस रात कब कहाँ सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था, पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने आप ही चाय बनाई और मैं चुपचाप दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने मुझे आवाज़ भी दी। पता नहीं, सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूं। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है। जनाब की कोई खबर नहीं। रूठ कर गए हैं। सोचा होगा मना लेगी, पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं। बल्कि गुस्सा तो हमें आना चाहिए। अपमान तो हमारा ही हुआ है ना। सच तो यह है कि उनके ना आने से मुझे बहुत राहत मिली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर रही थी कि फोन खड़का। मैं बोल रहा हूं। मैं? कितना जबरदस्त अहम है, जैसे आवाज सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा, आप हैं, कहिए। हम लोग रात को 9 बजे तक पहुंच रहे हैं। फोन इसलिए किया है कि खाना बनाकर रख सको। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र न करते हुए कहा, हम लोग मतलब बच्चे भी साथ आ रहे हैं। इसीलिए बस से आ रहा हूं। ट्रेन बहुत लेट पहुंचती है। अब मैं पसुपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे भी थोड़े विचलित हुए। क्या हुआ? कोई समस्या? कहो तो बच्चों को ना लाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया है। बच्चे आ रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन समस्या एक आ गई है। मैं आज शाम को अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है। कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बनकर जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझसे कोई काम के लिए नहीं कहा। मेरे सारे संडेज फ्री रखे। कॉलेज में इतनी परीक्षाएं होती हैं, पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी। पर किसी की सदायशता का ज़्यादा फायदा उठाना अच्छा थोड़े ही लगता है। आखिर ये मेरी नौकरी है। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। फिर 2 हफ्ते से आप आए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्तों से नहीं आया था, तो तुमने कोई खोज खबर ली? एक बार फ़ोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसलिए फ़ोन नहीं किया। अरे मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो आप फ़ोन करते। आप तो नाराज़ थे। मैं तो आज भी आपकी आशा नहीं कर रही थी। शायद अम्मा जी ने। हर बार अम्मा जी को बीच में क्यों ले आती हो? बहुत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से कह रही हूं कि शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा कि कमाऊ बीवी से बनाकर रखना चाहिए। उधर से फोन पटकने की आवाज़ आई। मैंने भी परवाह नहीं की। अगर आप कड़वी बात कहते हो तो सुनने का भी तो हौसला रखना चाहिए। जब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों? कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लूं। घर की ओर मुड़ने की बजाय मैं बाजार की ओर मुड़ गई। वह शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उसे बचाने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर ही पड़ी। क्षण भर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में वहां भीड़ जमा हो गई। 4 सहृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। मैंने तुरंत एक फ़ोन पड़ोस में किया और एक कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फौरन दौड़ी चली आई और पूरा समय मेरे साथ बनी रही। कॉलेज में फ़ोन करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ ये था कि लोग मेरे भरोसे न रहें। पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी 2-3 लोगों के साथ आ गई और जाते समय अपनी कार वहीं छोड़ गई। रात 10 बजे जब घर लौटी तो मेरे बाएं हाथ में प्लास्टर था। बाएं पैर की पिंडली में 6-7 टांके थे और घुटने और कंधे पर खरोंचे थी। सौभाग्य से सिर पर कोई चोट नहीं थी, पर वह बेतरह घूम रहा था। घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भैया को फ़ोन लगाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी? मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। उनके स्वर में उल्लास फूट रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर मुलतवी कर दी और कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे?
अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देखकर गए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह, बधाई। लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसलिए माँ के साथ एक बार और मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को भी देख लेते। दरअसल क्या है ना भैया कि मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जा रही थी तो इन्हें आने के लिए मना कर दिया था। कब जा रही हो? आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी। पट्टी वगैरह करवा कर अभी लौटी हूँ। अरे, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो ज़्यादा नहीं है, पर मुझे चलने में दिक्कत है, आना ज़रा मुश्किल होगा। खैर, कोई बात नहीं, टेक केयर। इन लोगों से निपट लूँ, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। नीतू मुझे देखती ही रह गई। ये क्या, आपने ठीक से बताया क्यों नहीं? अरे वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो जीजा को तो फ़ोन कर लो। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था, इसीलिए उन्होंने टूर का प्रोग्राम बना लिया। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे, इसलिए वो भी नहीं आ पाएंगे। इतनी रात को फ़ोन करूँगी तो परेशान हो जाएंगे। जीजा जी के पास मोबाइल नहीं है क्या? यही तो सोच रही हूँ कि इस जन्मदिन पर उन्हें प्रेजेंट कर दूंगी। बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तुम मेरे पास रह जाओ। कल को मैं बासंती को बोल दूंगी। कैसी बात कर रही हो दीदी, आज तो मुझे रहना ही है। मुझे घर पर खबर की भी होती तो सुबह से पहले वहाँ कोई आता थोड़े ही। वह रात बड़ी मुश्किल से कटी। उपचार के समय ज़रूर उन्होंने कुछ निश्चेतक दवाइयाँ दे दी होंगी, तो दर्द नहीं था। अब उनका असर धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूँ तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थीं, पर उन्हें कारगर होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। घर का कोई और साथ होता तो मैं उससे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान कैसे करती। सो सहनशीलता का नाटक करना ही पड़ा। दर्द के घूंट पीते हुए मैं बराबर एक व्यक्ति को कोस रही थी, मिस्टर कश्यप। आपने साल भर में कोई और तोहफा तो नहीं दिया, पर शायद बद्दुआएं दिल खोल कर दी हैं, उसी को तो भुगत रही हूं। नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही थी, कभी एक खरोंच तक नहीं आई। बमुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लगी, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था। बोली, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, अड़ोस पड़ोस की इसमें खबर लगते ही सब लोगों का तांता शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मेरे मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए, उसी की मदद से मैंने कपड़े भी बदले। फिर उसने मेरे हाथ में कॉर्डलेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया। आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। बोली कि हर किसी को बेडरूम तक लाना ठीक नहीं लगता। उसका तर्क ठीक था, और जैसा कि उसने कहा था, 8 बजते ही आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया, और वो जो शुरू हुआ 10:30 बजे तक चलता ही रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी। 11 बजे मैंने उसे ज़बरदस्ती घर भेजा। कहा कि दरवाजे में चेन लगा दो, आने वाला अपने आप खोल लेगा। नीतू को गए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित रह गई। न दस्तक न घंटी। कौन है? ऐसा कौन औचक आ गया? पर जब आगंतुक को देखा तो देखती ही रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे में खड़े होकर श्रीमान जी मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था, और शायद तिरस्कार भी था। आई न्यू इट। मुझे पता था तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ टालने के लिए बहाना बनाया गया है। आई वॉज डेड श्योर ऑफ दैट। वे जिस तरह से मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें देख रही थी। मेरी आंखों में उपालंब की मात्रा शायद ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली। उनकी नज़रें हटते ही मैंने कॉर्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, फिर से तुम्हें कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है ना, तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं। एक कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। अरे, मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाज़ा छोड़कर सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर से पी सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजा जी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजा जी, नीतू ने चहक कर स्वागत किया और हुलस कर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फ़ोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा।
बेचारी नीतू इनका मंतव्य समझ ही नहीं पाई, अपनी ही रो में बोली चली गई। मम्मी यही तो कह रही थी कि दिल से दिल की राह होती है, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर ज़रा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोल कर दिमाग चकरा गया होगा। वो मुझे सहारा देकर उठाने लगी और इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शॉल कंधे से खिसका तो उनकी प्लास्टर पर नजर पड़ी। अरे ये हाथ को क्या हो गया? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है। अब खुशकिस्मत है जीजा जी कि ये सही सलामत बच गई, वरना क्या से क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूं? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही झुरझुरी आ गई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाकर थोड़ा लेट लूं। हाँ, अब आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजा जी निमट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वो आ जाएगी, 2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी दीदी, पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम लोग क्या इतने पराये हो गए हैं? इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर पा रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं दीदी? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया और तुमने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा और कहा, फ़ोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते, या इसे एक बहाना ही समझते? वो चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फ़ोन बजा। मेरा कॉर्डलेस बाहर ही छूट गया था। फ़ोन इन्होंने ही उठाया और बड़े भैया का था। मेरा हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधानी करती वे सब ब्यौरा दे चुके थे। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम, और रात को मुझे बताया भी नहीं? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था भैया, इसीलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र थोड़ा है इतनी भाग दौड़ करने की। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संतोष हुआ। अच्छा तो हम लोग कल सुबह आते हैं, भैया बोले। टेक केयर। भैया के फ़ोन के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे, मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियां लेकर आई, तब भी नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी कि जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगे, पर मैंने कह दिया कि दीदी अकेली बोर हो जाएंगी। वो अच्छी हो जाएं फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए बाहर से ताला लगाकर जाऊंगी, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटी लोग तंग करने रात भर जागती रहेंगी। थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊंगी ना, तब खोल दूंगी। और सचमुच वह हमें ताले में बंद करके चली गई। वह जब तक रहती पटर पटर बोलती रहती। घर भरा भरा लगता और उसके जाते ही सूनेपन का एहसास घेर लेता। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज जाने वाले थे ना, तो गए क्यों नहीं? रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। वे घूरते रहे और फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझा है कि तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला जाऊं? एक तरह से बात यहीं पर खत्म एक अच्छे बिंदु पर हो जाती, पर मेरे मन में तो प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वो हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। मेरी ऐसी हालत है तभी तो कह रही हूं, यहां रुककर क्या करोगे? वे अवाक होकर मुझे घूरने लगे। व्हाट यू मीन? कुछ नहीं, एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार आए थे और मैं संकोच के मारे कुछ चुप थी। उस दिन आप कितने नाराज हुए, कहा था कि फ़ोन कर देती, बेकार में 200-250 रुपये का चूना लगा दिया। उनका चेहरा फक पड़ गया। डूबती सी आवाज़ में बोले, उस बात को अब तक गांठ बांध कर बैठी हो क्या? यही क्यों, और भी बहुत सी बातें हैं। सारी गांठें खोलने बैठूंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम पर मैंने बहुत अत्याचार किए हों। प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ। आपका तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है मिस्टर कश्यप, और अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मसलन मसलन अब कहाँ से शुरू करूँ? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आए तो मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था। हार, फूल, संगीत, मिठाई, उपहार, और लोग इतने कि घर में पैर भी रखने की जगह नहीं। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा? क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं था? मिस्टर कश्यप बोले। ज़रूर था, पर टाइमिंग गलत थी।
उस एकांत की अवहेलना पर आप इंदौर और भोपाल की कीमतों की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने ये भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया या जीपीएफ से, और यह भी कि किश्तें पट गई हैं या अभी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ये पूछने का हक नहीं था। हक था मिस्टर कश्यप, 100%। पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, वेतन और फ्लैट प्लस पॉइंट थे, पर वे अहम मुद्दा बनकर रह जाएंगे और मैं गौण हो जाऊंगी, ये नहीं सोचा था मैंने। अगली बार जब आप आए तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछ लिया। मैंने अपने दोनों भाइयों और बेटों को फ्लैट और जीपीएफ का नॉमिनेशन किया हुआ था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। तो इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ कि लोग बाद में किस तरह से परेशान होते हैं। मैं भी जानती हूँ मिस्टर कश्यप, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सुनहरे सपने देखती है। उसे वसीयत के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता। बदली हुई परिस्थिति में शायद मैं खुद ही इस विषय में पहल कर बैठती, पर आपका उतावलापन देखकर वितृष्णा हो आई। इसके बाद तो शोषण का एक अनवरत सिलसिला शुरू हो गया। मेरे टेलीफोन का बिल दुगना तिगना आने लगा। लोग छेड़ते कि रात रात भर मियाँ से बात करती होगी। उन्हें क्या पता कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए मना किया हुआ है और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान को सारे दोस्तों के, भाई भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। सारे रिश्तेदारों के मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहीं से होती है। तो ये तो तुम्हें भी पता होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल संडेज को सस्ती होती हैं, और अक्सर संडेज को मैं तुम्हारे पास होता हूँ। हाँ, मुझे पता है। और ये भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसलिए चादरें, पर्दे यहीं से खरीदनी चाहिए। यहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स की मंडी मशहूर है, इसलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेने चाहिए। यहाँ तक कि गर्म कपड़ों की सेल लगती है, इसलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर भी यहीं से जाएगा। इसके अलावा और भी फरमाइशी चीज़ें हैं, फरियाली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी का सेट, कलर बॉक्स वगैरह वगैरह। और मुझे ये भी मालूम है कि आपके घर पर यह कभी नहीं जताया गया होगा कि ये फरमाइश पूरी कौन करता रहा है। देखो, ज़्यादा एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊँगा और सब चुकता कर दूंगा। हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस दिन शादी के बाद यह घर आपका हो गया था ना, मैंने सोचा था कि वह घर भी अब मेरा होगा, इसलिए एहसान की कोई बात नहीं रह जाती, बात अधिकार की है। राहुल को जन्मदिन पर डांस करना था, आप यहाँ का म्यूज़िक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहाँ से वीसीआर प्लेयर उठाकर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई हर्ज होती है, इसलिए मेरा इमरजेंसी लैम्प तक आप भोपाल लेकर चले गए। मैं शिकायत नहीं कर रही, आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया ना। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही किया गया। वाह, सुनने में बुरा लगता है ना। शोषण कहूँगी तो और भी बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हुआ है। यह मेरी समझ में भी आ रहा था, पर मैंने अपने मन को बहला लिया था कि मैं घर की किश्तें चुका रही हूँ। घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, घर जो रिश्तों की मजबूत ज़मीन पर खड़ा था, घर जो आपसी सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका था। पर वो घर तो मुझे मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो, तुम्हारी तरह मैं साहित्यिक भाषा तो बोल नहीं सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं। तो आप भी समझते होंगे कि दाम्पत्य का आधार क्या होता है, विश्वास। और मिस्टर कश्यप, आपने उसे ही नकार दिया, फिर बचा क्या? तभी दरवाज़ा खड़का। नीतू शायद चाय लेकर आ गई। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोलकर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आंख बंद करके लेटना चाहती थी। चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे, आप बताइए। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैं गरीब क्या बताऊंगा, अपनी दीदी से पूछो, गेस्ट ऑफ ऑनर तो यही है। और इतना कहकर वे बाथरूम में घुस गए। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही और मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंघी करते हुए बोले, अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से उन्हें देखा और कहा, रतलाम वालों के यहाँ आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब सेवा टहल कर रहे हैं। मेरी वजह से असुविधा हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीज़ें अगली बार ले आऊँगा, अगर आया तो, वरना किसी के हाथ भिजवा दूँगा। मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले, लेटी रहो।
मेरे लिए फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आदर मान बहुत हो चुका मेरा। सी ऑफ करने के लिए ना सही, दरवाज़ा बंद करने के लिए तो उठना ही पड़ेगा, मैं बोली। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए जब तक दरवाजे पर पहुंची, ये 2 मंजिल उतरकर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा बंद किया। इतने से श्रम में ही मैं हाँफ गई। देर तक बंद दरवाजे के सामने खड़ी होकर इन्हें जाते हुए देखती रही। मुझे लगा वे मेरे घर से नहीं, मेरे जीवन से जा रहे हैं। घर का दरवाज़ा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस शादी को इतनी आसानी से मैं नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत श्रम और बहुत पैसा खर्च किया है। इसीलिए इस शादी को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पर मेरे मन का दरवाज़ा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली बार एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।